तो बच्चों डे 7 में बच्चों हम स्टार्टिंग करेंगे आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर, सभी स्टूडेंट का फेवरेट चैप्टर है बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का बच्चों बोर्ड के एग्जाम में 8 मार्क का वेटेज है बच्चों। इसमें 6 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। लेकिन वो 6 में से आपके क्यों नहीं आते बच्चों, उसका रीजन एक ही है कि आपके कॉन्सेप्ट, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग के कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। आप डायरेक्टली क्या करते हो बच्चों, प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हो और इसमें 6 में से आपके 3-2 मार्क आते हैं। तो बच्चों आपको 6 में से 6 लाना है, तो पहले बच्चों आपको जो कॉन्सेप्ट में समझाने वाला हो वो आप देख लीजिए। उसके बाद बच्चों 5 इंपॉर्टेंट सम, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का बच्चों 3 इंडिविजुअली सम करेंगे और फिर बच्चों 2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है बच्चों आप कर देंगे तो आपका 6 में से 6 मार्क क्या हो जाएगा, कंफर्म। तो पहले बच्चों करते हैं कॉन्सेप्ट से स्टार्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम एक बार स्टेटमेंट समझ लेते हैं बच्चों। स्टेटमेंट में आपको पता है 3 चीज फाइंड करनी पड़ती है। पहला होता है बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्या होता है बच्चों अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट होता है बच्चों अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसको हम बी नाम देंगे, क्या देंगे, बी। और सी होता है बच्चों जहां पे हम फाइंड करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बच्चों एक बार आपको मैं गो थ्रू करवा देता हूं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीज आती है और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में क्या आता है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम स्टार्टिंग करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्टेटमेंट में लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्लियर। उसमें सबसे पहले बच्चों हेडिंग दे देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आप बोलेंगे सर कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, मैं समझा रहा हूं, डोंट वरी, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया है कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन बच्चों ये नेट प्रॉफिट में क्या क्या चीज ऐड होगी वो देख लीजिए। पहले हम कुछ चीज ऐड करेंगे, फिर लेस करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर लेस करेंगे, फिर लेस करेंगे, तब जाके मुझे क्या मिलेगा बच्चों, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अपना क्या रहेगा फॉर्मेट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम, ऐड लेस लेस, तब मुझे क्या मिलेगा, ए का मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्लियर। अब बच्चों आपका जो क्वेश्चन है मैं सॉल्व करा देता हूं। सबसे पहले बच्चों ये किस तरह फाइंड करेंगे नेट प्रॉफिट, वो आपको मैं बता दूं बच्चों। यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए बच्चों क्वेश्चन में आपको 2 साल के डेटा दिए होते हैं। एक होता है 2024 फॉर एग्जांपल और ये होता है 2025, ठीक है। 2024 में बच्चों मेरा प्रॉफिट हुआ 5 लाख और 2025 में मेरा प्रॉफिट हुआ 8 लाख। तो बच्चों मेरा कितना प्रॉफिट बढ़ा, 3 लाख। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लूंगा मेरा करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट माइनस करके कितना आया बच्चों, 3 लाख, ठीक है। अब ये 3 लाख की प्रॉफिट है बच्चों, क्या करना पड़ेगा, 4 चीज ऐड करेंगे, एक चीज माइनस करेंगे, तो बच्चे को अपने को मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्लियर। 4 चीजें बच्चों, पहला चीज देखिए क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, ठीक है, पीएफटी, प्रोविजन फॉर टैक्स अगर करंट ईयर का दिया है तो मुझे प्रॉफिट में क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड कौन से ईयर का बच्चों, प्रीवियस ईयर का। अगर क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का है तो बच्चों अपन क्या कर देंगे, नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों रिजर्व, अगर क्वेश्चन में कोई रिजर्व मेंशन किया है बच्चों, ठीक है, तो वो क्या करना पड़ेगा बच्चों, अपने को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और बच्चों एक और चीज ऐड होगा, इंटरिम डिविडेंड। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि इंटरिम डिविडेंड इतना पेड किया है तो वो भी बच्चों क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा। और एक ही चीज बच्चों माइनस करेंगे जिसका नाम है बच्चों रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। ये प्लस माइनस करने के बाद आपका जो आएगा प्रॉफिट वहां पे लिख देंगे बच्चों उसके सामने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम, जो भी अमाउंट आए वो लिख देंगे, डन। तो बच्चों क्या है, याद कीजिए, पहले क्या करेंगे, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट माइनस करेंगे, फिर बच्चों अपने को 4 चीज ऐड करनी है, कौन कौन सी, पीएफटी ऑफ करंट ईयर, प्रोपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड और रिजर्व। और एक चीज माइनस करनी है बच्चों, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। अगर रिफंड ऑफ इनकम टैक्स मेंशन किया है तो वो माइनस करके बच्चों मुझे मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, डन। तो पहला ये मैंने बच्चों आपको सिखा दिया। अब आपका क्वेश्चन है कि सर ये ऐड में क्या आएगा, ये ऐड में लेस में क्या आएगा, आप बताओ। चलो बच्चों यहाँ पे आपके लिए स्टेटमेंट रेडी करके रखिए, ये हमने फाइंड कर लिया, ये आ गया, डन। अब बच्चों ऐड और ये लेस, पहले ऐड लेस में बच्चों नॉन ऑपरेटिंग आइटम आएगी, क्या आएगी, नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब बच्चों जो डे टू डे नहीं होता है, ठीक है, जो बार बार नहीं होता है, जो 5 साल में एक बार, 10 साल में एक बार होता है, जिसको हम जनरली क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्लियर। बच्चों आपको सीधा यहाँ पे उल्टा सोचना है। जब हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं ना बच्चों, तो इनकम को ऐड करते हैं, एक्सपेंस को माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उल्टा करना है। जब हमें यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंस ऐड करना पड़ेगा और इनकम माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ कौन सी प्रॉफिट चाहिए, सिर्फ एक्सक्लूसिवली कैश रिलेटेड प्रॉफिट ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखो मैंने सारी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या कर दी, ऐड कर दी, ठीक है। तो ये सारी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगी, ऐड। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आता है, डिक्रीज रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट मेरी कम हो रही है। फॉर एग्जांपल 2023 2024 गुडविल मेरा 5 लाख था, अब हो गया 4 लाख, ठीक है। कितना कम हुआ, 1 लाख, तो 1 लाख यहाँ पे मैं लिख दूंगा, डन। तो कोई एसेट मेरी डिक्रीज हो रही है, इंटेंजिबल एसेट, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, अपने को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ही बच्चों यहाँ पे एक और चीज है, डिक्रीज या फिर रिटर्न ऑफ
फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या है बच्चों, कोई डिबेंचर डिस्काउंट दिया है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस दिया है, अगर वो आपका डिक्रीज हो रहा है, फॉर एग्जांपल वो था 3 लाख और हो गया 1 लाख, तो कितना कम हुआ, फॉर एग्जांपल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 1 लाख, तो बच्चों यहाँ पे आप लिख देंगे इंटेंजिबल एसेट मेरा कितना कम हुआ 2 लाख। डन। तो ये हो गया बच्चों सेकंड। पहला क्या था, इंटेंजिबल एसेट कम हो रहा है, फिर क्या था, फिक्टिशियस एसेट कम हो रहा है। फिर बच्चों देखो डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है, इसलिए क्या करेंगे बच्चों, अपन डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। फिर बच्चों लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर कोई एसेट आप बेच रहे हो, ठीक है, बार बार तो बेचेंगे नहीं, 5 साल में 10 साल में अपने को ऐसा लग रहा है कि भाई अब उसकी लाइफ खत्म हो गई, तब उसको बेचेंगे, और कोई लॉस हो रहा है तो लॉस को क्या कर देंगे बच्चों, हम नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितनी चीज हुई बच्चों, 4। एक और लास्ट है बच्चों, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड। अगर कोई क्वेश्चन में इंटरेस्ट मेंशन किया है, डिविडेंड मेंशन किया है, तो बच्चों हम क्या कर देंगे ऐड। तो टोटल 5 चीज हुई बच्चों। पहली कौन सी थी, नेट प्रॉफिट में क्या ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस से पहला था इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ हो रही है। सेकंड क्या था बच्चों, कोई भी फिक्टिशियस एसेट क्या हो रही है, रिटर्न ऑफ हो रही है। थर्ड क्या था बच्चों, कोई एसेट है हम उसको बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, लॉस, तो थर्ड क्या था मेरा, लॉस। फोर्थ क्या था बच्चों, डेप्रिसिएशन, अगर कोई एसेट पे डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है तो क्या कर देंगे बच्चों ऐड। और लास्ट क्या था बच्चों, अगर क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड मेंशन किया है तो बच्चों हम क्या कर देंगे ऐड। क्लियर। तो ये हो गए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपनी ऐड। फिर आएगा बच्चों उससे उल्टा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऊपर जो एक्सपेंस था उसका उल्टा। ऊपर देखो बच्चों क्या था, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, तो यहाँ पे क्या हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। डन। ऊपर क्या था बच्चों, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। क्लियर। तो बच्चों ऊपर जो है एक्सपेंस का था, नीचे क्या है बच्चों, इनकम का था। ठीक है। एंड लास्ट बच्चों इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। अगर मैंने कोई इंश्योरेंस है बच्चों लिया था और मेरा कोई नुकसान हो गया, फॉर एग्जांपल मेरी प्रॉपर्टी है वो फायर हो गई, तो उसने इंश्योरेंस वाले ने मुझे क्लेम रिसीव किया है, तो बच्चों वो मेरे लिए क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बार बार नहीं मिलती है, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल में एक ही बार ऐसा होता है, तो बच्चों वो क्या हो जाएगा मेरा माइनस। क्लियर। तो नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो गई बच्चों मेरी माइनस। डन। तो पहला एडलेस क्लियर हो गया। अब बच्चों ये सेकंड एडलेस है ना, वो एक्सक्लूसिवली किसके लिए है, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। किसके लिए बच्चों, करंट असेट और करंट लायबिलिटी। ठीक है। पहले एड में देखो बच्चों, पहले एड में अगर मेरी कोई करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है बच्चों, यहाँ पे देखो एरो अप जा रहा है, यानी कि करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ऐड करेंगे, और करंट असेट्स मेरी डिक्रीज हो रही है तो बच्चों क्या करेंगे ऐड। आप बोलेंगे सर कैसे, फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पे देखो 2023 2024 क्रेडिटर थे बच्चों, अज्यूम कीजिए क्रेडिटर, ये 5 लाख थे, अब बच्चों हो गए 6 लाख। लास्ट ईयर मेरे कितने क्रेडिट थे बच्चों, 5 लाख, अब कितने हो गए 6 लाख। ठीक है। लाइब्रेरी बढ़ रही है, ठीक है, लाइब्रेरी बढ़ रही है उसका मतलब मैं कैश नहीं पे कर रहा हूं, मेरा कैश बच रहा है, तो लॉजिकली बच्चों क्या करेंगे अपन ऐड, यानी कि करंट लाइब्रेरी इंक्रीज हुई तो हम ये जो क्रेडिटर है 1 लाख क्या कर देंगे बच्चों ऐड कर देंगे। ठीक है। उससे उल्टा स्टॉक, स्टॉक था 4 लाख अब हो गया 3 लाख। ठीक है। पहले कितना था बच्चों 4 लाख, अब कितना हो गया 3 लाख, स्टॉक कम हो रहा है तो लॉजिकली बच्चों यानी कि करंट एसेट क्या हो रही है कम, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों मुझे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो याद कीजिए लायबिलिटी इंक्रीज तो लॉजिकली कैश बच रहा है तो ऐड करेंगे, कैश हमारा इंक्रीज होगा, करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसका मतलब बच्चों क्या है हम ऐड कर देंगे। डन। इससे उल्टा बच्चों अगर करंट लायबिलिटी मेरी डिक्रीज हो रही है, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर थे 2 लाख अब हो गए 1 लाख, तो उसका मतलब मेरी लायबिलिटी कम हो गई, तो लॉजिकली कम कब होगी, जब मैं उनको पेमेंट करूंगा, तो लॉजिकली बच्चों करंट लायबिलिटी कम हो रही है तो क्या कर देंगे लेस। उससे उल्टा स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक क्या हो रहा है बच्चों इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो लॉजिकली बच्चों कब स्टॉक इंक्रीज होगा, जब हम उसको माल को बेचेंगे तो कैश आएगा, तो सीधी बात है ना बच्चों, स्टॉक यानी कि करंट एसेट इंक्रीज हुआ तो हम क्या कर देंगे बच्चों लेस। क्लियर। तो पहला ऐड क्लियर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का, दूसरा लेस क्लियर बच्चों, नॉन ऑपरेटिंग इनकम का, ये ऐड और लेस किसके लिए एक्सक्लूसिव, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट डिक्रीज एंड करंट लायबिलिटी इंक्रीज तो ऐड, करंट लायबिलिटी डिक्रीज एंड करंट एसेट इंक्रीज तो बच्चों क्या कर देंगे लेस। तो ये हो गया बच्चों नेक्स्ट ऐड लेस। डन। लास्ट है बच्चों एक ही चीज है, इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर का। ठीक है। लॉजिकली बच्चों प्रीवियस ईयर का जो इनकम टैक्स हम करंट ईयर में पेड करते हैं तो मेरी नेट प्रॉफिट क्या हो जाती है कम, सीधी बात है ना। इनकम टैक्स का रूल क्या है, लास्ट ईयर का करंट ईयर में पे करते हैं, तो बच्चों लास्ट ईयर का करंट ईयर में पे करेंगे तो बच्चों इनकम टैक्स अगर प्रीवियस ईयर क्या दिया है वो आप लेस कर देंगे, तो ये ऐड लेस लेस करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा बच्चों ए का मतलब क्या हुआ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डन। तो सिंपल बच्चों याद कर लीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है। उसमें 4 चीज ऐड करेंगे, एक चीज माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, फिर ऐड, फिर लेस, फिर ऐड, फिर लेस, फिर लेस। क्लियर। तो ये हो गया बच्चों आपका कौन सा स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन कौन सा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग स्टेटमेंट।
अब बच्चों नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कि अपने को फाइंड करना है बी। क्या फाइंड करना है बच्चों? बी फाइंड करने के लिए बहुत इजी है, इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करेंगे। क्या करेंगे? इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा बी। ऑपरेटिंग की तरह एड लेस ऐसा कुछ याद करना नहीं है, क्या है? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। डन। अब आप बोलेंगे सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है बच्चों? आपके लिए मैंने अच्छा सा ये नोट बना दिया। देखो कंपनी वो कहां पे इन्वेस्ट करती है? लैंड में करती है, बिल्डिंग में करती है, ठीक है, प्लांट में करती है, मशीनरी में करती है, इन्वेस्टमेंट करती है शेयर्स में, डिबेंचर में। तो बच्चों आपको अगर क्वेश्चन में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट ऐसा कोई वर्ड दिया है तो एब्सोल्यूट कौन सी एक्टिविटी में आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही आएगा, उसके अलावा कोई एक्टिविटी में आएगा नहीं। और साथ साथ में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे बच्चों तो इंटरेस्ट और डिविडेंड क्या है? रिसीव्ड होगा। क्या होगा? सीधी बात है बच्चों, आप शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, एफडी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना बच्चों, तो आपको क्या मिलने वाला है? उस पर इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड मिलने वाला है, ठीक है। तो कीवर्ड क्या है बच्चों? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड है। तो ये एब्सोल्यूट कौन सी एक्टिविटी में आएगा बच्चों? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। या तो इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा। तो आपका क्वेश्चन है सर इनफ्लो आउटफ्लो का मतलब क्या है बच्चों? तो देखो आपके लिए रेडी करके रखा है मैंने यहाँ पे बच्चों। देखो इनफ्लो का मतलब सेल ऑफ फिक्स असेट्स, ठीक है। मैंने एक प्लांट बेचा, मैंने एक मशीनरी बेचा, मैंने एक बिल्डिंग एप्रिसिएट उसकी वैल्यू हुई तो वो बेची, तो लॉजिकली बच्चों मेरे लिए क्या है? कैश आने वाला है। सेल मैंने किया तो मेरे पास क्या आएगा? कैश। इसको बोलते हैं हम इनफ्लो। डन। तो सेल ऑफ फिक्स असेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, ये तीनों एक्टिविटी में कैश आ रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इनफ्लो। अब बच्चों ये पेन मैंने खरीदा तो सामने क्या देना पड़ेगा बच्चों? लॉजिकली कैश देना पड़ेगा। तो सीधी बात है, परचेज ऑफ फिक्स असेट कैश देना पड़ेगा, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट कैश देना पड़ेगा। तो बच्चों ये क्या हो गया मेरा? आउटफ्लो। तो शॉर्ट में आपको देना है कितना इनफ्लो है कितना आउटफ्लो है। फॉर एग्जांपल बच्चों मेरा इनफ्लो 12 लाख, आउटफ्लो 10 लाख, तो मेरा कितना हुआ? प्लस में 2 लाख में चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उल्टा है, ये 10 लाख हो गया और ये 12 लाख, तो मैं -2 लाख चल रहा हूँ। तो कंपनी को पता चलेगा कि इस बार हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या किया है? लॉस किया है। क्या किया है बच्चों? लॉस। डन। तो ये बच्चों कौन सी एक्टिविटी होगी? अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। याद रखना बच्चों, बस आपके माइंड में ये वर्ड्स आए तो सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डन। अब बच्चों नेक्स्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सेम लाइक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ठीक है। इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करेंगे तो बच्चों अपने को क्या मिलेगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर। अब आप बोलेंगे सर फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? बच्चों देखो रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी, वो फाइनेंस करती है किससे? शेयर्स में फाइनेंस करती है, डिबेंचर में फाइनेंस करती है, लोन में करती है, बैंक ओवरड्राफ्ट में करती है। फाइनेंस का मतलब लोगों से पैसा लेना। आप बैंक से लोन ले रहे हो ना, उसको फाइनेंस बोलते हैं, ठीक है। आप अपने फ्रेंड से कुछ पैसे ले रहे हो ना, उसको फाइनेंस बोल रहे हैं। बच्चों किसी से पैसे लेना उसका मतलब क्या होता है? फाइनेंस। तो देखो बच्चों अगर क्वेश्चन में शेयर वर्ड हो, डिबेंचर वर्ड हो, बैंक लोन वर्ड हो, बैंक ओवरड्राफ्ट वर्ड हो, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड वर्ड हो, तो ऑलवेज कौन सी एक्टिविटी में आएगा बच्चों? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कंपनी आपको शेयर देंगी, सामने कैश लेगी, ठीक है। कंपनी डिबेंचर इश्यू करेगी, सामने क्या लेगी बच्चों? कैश, ठीक है। कंपनी आज बैंक के पास जाएगी, बैंक से लोन लेगी तो कैश सामने आएगा। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे फाइनेंस का मतलब कंपनी क्या लेगी? कैश लेगी, ठीक है। तो बच्चों ये आपको याद रखना है कि जब भी शेयर्स, डिबेंचर, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऐसा पेड वर्ड आए तो क्या होना चाहिए बच्चों? एब्सोल्यूट फाइनेंसिंग एक्टिविटी होना चाहिए। अब बच्चों उसके लिए भी आप यहाँ पे देख लो, मैंने लिखा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी यानी कि सी। अब बच्चों उसमें इश्यू ऑफ शेयर्स, कंपनी शेयर इशू कर रही है, लॉजिकली बच्चों क्या आने वाला है? अपना सीधी बात है कैश आने वाला है। कंपनी अगर डिबेंचर इशू करेगी तो सामने बदले में क्या लेगी? कैश लेगी। बट कंपनी आज बैंक लोन बोलो करेगी तो सामने कैश आने वाला है, इसलिए इनफ्लो होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट लेगी तो सामने क्या आएगा? कैश, ठीक है। लेकिन बच्चों आज फ्यूचर में फिर उसको क्या करना पड़ता है? रीपेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। आज आपसे मैंने लोन लिया है तो मुझे रीपेमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो बच्चों यहाँ पे देखो रिडम्पशन ऑफ शेयर्स यानी कि रीपेमेंट किया मैंने शेयर्स का, डिबेंचर का पेमेंट किया, रीपेमेंट बैंक लोन का किया, बैंक ओवरड्राफ्ट का रीपेमेंट किया, ठीक है, और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड किया, ठीक है। आपसे पैसे ले रहा हूं तो मुझे सामने कुछ तो देना पड़ेगा, आप थोड़ी मुझे ऐसे पैसे देंगे, तो इंटरेस्ट और डिविडेंड में क्या करूंगा? सामने पेड करूंगा। डन। तो बच्चों याद रखना है कि शेयर्स अगर इश्यू कर रहा हूं तो कैश आ रहा है, लेकिन शेयर्स का रीपेमेंट कर रहा हूं, रिडम्पशन कर रहा हूं तो क्या सामने पैसे जा रहे हैं। डन। ये हो गया बच्चों इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इसमें भी बच्चों इन्वेस्टिंग की तरह ये 12 है, ये 10 है, तो 2 लाख का क्या होगा? अपना इनफ्लो पॉजिटिव चल रहा है। लेकिन उल्टा ये 10 और 12 तो -2 लाख कंपनी की अगर रेट घाटे में चल रही है, ठीक है। तो आपको इन शॉर्ट क्या करना है? इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में शेम इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? सी। सी का मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर। अब बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूं मेरे पास ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी करूंगा
तो कंपनी को पता चलेगा कि कंपनी की सारी एक्टिविटी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इन तीनों को मिला के हमारा कितना कैश फ्लो हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हमें मिलेगा नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या मिलेगा? नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट। ए प्लस बी प्लस सी करना है और हमें देखना है कि कंपनी कैसे चल रही है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग को मिला के लॉस में चल रही है या फिर प्रॉफिटेबल चल रही है। डन। तो बच्चों लास्ट में ए बी सी आने के बाद तीनों का क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। डन। और बच्चों लास्ट में याद रखना है, ई आने के बाद, ए प्लस बी प्लस सी आने के बाद उसमें ओपनिंग कैश, अगर क्वेश्चन में कैश दिया तो कैश, अगर क्वेश्चन में बैंक दिया तो बैंक, ओपनिंग, ओपनिंग याद रखना। अगर क्वेश्चन में मार्केटेबल सिक्योरिटी दिया है, ठीक है, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी, या फिर अगर क्वेश्चन में कैश इक्विवेलेंट दिया है, ठीक है, तो कैश इक्विवेलेंट। ए प्लस बी प्लस सी में मैं ओपनिंग कैश, बैंक या फिर कैश इक्विवेलेंट या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटी ऐड करूंगा तो मुझे क्लोजिंग क्या मिल जाएगा? सारा कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी का टोटल मिल जाएगा। ये मिलने के बाद आप क्वेश्चन में आपको जो कैश, क्लोजिंग, जो बैंक, जो आपका मार्केटेबल सिक्योरिटी दिया है उसके साथ मैच करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका क्लोजिंग का टोटल है 50 लाख और क्वेश्चन में बैलेंस शीट में क्लोजिंग में जाएंगे, वहां पे कैश, बैंक, कैश इक्विवेलेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी का सबका टोटल 50 लाख हो रहा है, मैच हो रहा है। तो बच्चों आपका ये सम सही है। बोर्ड की एग्जाम में 6 में से कितने मार्क्स आपके? 6 आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपका टोटल आया 50 लाख की जगह 40 लाख, तो उसका मतलब आपने कहीं ना कहीं बच्चों ए बी सी में गलती किया है, तो आपको वो देखना पड़ेगा कहां पे गलती किया है। ठीक है, इन शॉर्ट बच्चों ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इन तीनों का टोटल किया, फिर उसमें ओपनिंग कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी या फिर कैश इक्विवेलेंट को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? क्लोजिंग कैश मिल जाएगा। वो मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। डन। तो ये हो गया बच्चों आपकी कैश फ्लो फ्रॉम स्टेटमेंट का पूरा 6 मार्क का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। अब बच्चों इसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बच्चों कौन सी एक्टिविटी बोली है? ऑपरेटिंग। पहला हमारा काम क्या रहेगा एग्जाम में? फॉर्मेट एक बार ड्रॉ कर लो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लिखना हेडिंग जरूरी है, अदरवाइज मार्क कटेगा हाफ का। ठीक है, फिर पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट लिखने के बाद सबसे पहले हमारा ये रहेगा नेट प्रॉफिट। लॉजिकली क्या रहेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, तो पहले बच्चों ये हेडिंग लिख लेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लगने के बाद फॉर्मेट में क्या? तो बच्चों फॉर्मेट में आपका रहेगा सबसे पहले कुछ चीज हम ऐड करेंगे, कुछ चीज हम लेस करेंगे, कुछ चीज हम ऐड करेंगे, कुछ चीज बच्चों लेस करेंगे, कुछ चीज लेस करेंगे। तो लास्ट में ये प्लस माइनस करने के बाद जो आएगा बच्चों वो कौन सा एक्टिविटी आएगा? जो एग्जाम में बोला है वो, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन में क्या बोला है? ऑपरेटिंग, तो ऑपरेटिंग आएगा। डन। तो सबसे पहले बच्चों ऐड लेस लेस, ये आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। डन। अब आप बोलेंगे सर एडलेस में क्या आता है? बच्चों एडलेस में मैं बता देता हूं। पहले जो एडलेस है ना, पहले दो, उसमें सारे एक्सपेंसेस और इनकम आती है, इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड हो जाएंगे और इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो लेस हो जाएगी। क्लियर? तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड हो जाएंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो जाएगी? माइनस। तो पहला दोनों किसके रिलेटेड है बच्चों? लॉजिकली एक्सपेंस और इनकम रिलेटेड। उल्टा जाना है। जनरली हम प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं? एक्सपेंस माइनस करते हैं और इनकम ऐड करते हैं। यहाँ पे क्या करना है? एक्सपेंस ऐड करना है, इनकम माइनस करना है। डन। फिर बच्चों ये आएगा अपना वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये जो पोर्शन है एटलेस का, उसमें वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को हम ध्यान में लेंगे। अगर मेरी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। उससे उल्टा अगर करंट एसेट मेरी डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। डन। तो करंट लायबिलिटी ऐड इंक्रीज हो रही है तो ऐड, और करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो भी ऐड। उससे उल्टा अगर मेरी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो लेस, बट मेरी करंट एसेट इंक्रीज हो रही है तो ऐड। इसका शॉर्टकट बता दो बच्चों, नेचर। फॉर एग्जांपल करंट एसेट इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे? लेस, वाइस वर्सा। अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो ऐड। करंट लायबिलिटी सेम नेचर, अगर इंक्रीज हो रही है तो ऐड, लेकिन डिक्रीज हो रही है तो लेस। तो याद रखना करंट लायबिलिटी ना, अगर इंक्रीज हो रही है तो फिर ऐड होगा, लेकिन डिक्रीज हो रही है तो लेस। लेकिन करंट एसेट उसका उल्टा जा रहा है बच्चों, उसका रिवर्स है, वाइस वर्सा है। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो लेस हो रहा है, लेकिन डिक्रीज हो रहा है तो ऐड हो रहा है। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो, ये शॉर्टकट है। और लास्ट में बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स।
कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर का क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। तो इस तरह बच्चों क्या है अपना नेट प्रॉफिट में ऐड लेस लेस और लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन बच्चों चीज ये इंपॉर्टेंट है कि जो नेट प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो। अगर क्वेश्चंस में आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम फाइंड करना है तो ये चार चीज आपको ऐड करनी पड़ेगी। उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर, अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर दिया है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऐड करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में रिजर्व दिया है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का दिया है तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का दिया है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड। चार चीज ऐड करनी पड़ेगी और एक चीज रिफंड ऑफ इनकम टैक्स क्या करना पड़ेगा, माइनस। ये चार चीज ऐड और एक चीज माइनस करने के बाद जो आएगा बच्चों आपका प्लस माइनस के बाद वो आपका क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो याद रखना 4 आइटम्स ऐड 1 आइटम डिडक्ट, फिर जो आएगा वो आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में यहाँ पे लिख सकते हो। फिर एडलेस 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 रहेगा। डन। तो कॉन्सेप्ट आपको क्या होना चाहिए बच्चों, एग्जैक्ट क्लियर होने चाहिए। डन। तो बच्चों ऐसा बता सकता हूँ, फॉर्मेट भी समझ लिया। अब बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपके और कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे क्लियर। अब बच्चों देखो सबसे पहले क्वेश्चन में सरप्लस दे दिया, सरप्लस का मतलब प्रॉफिट। क्या होता है सरप्लस का मतलब, प्रॉफिट। प्रॉफिट 2022 प्रीवियस ईयर और 2023 करंट ईयर। 2022 में मेरा प्रॉफिट 2 लाख था, अब कितना हो गया 3 लाख। तो ऐसा बोलूंगा नेट प्रॉफिट मेरा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करने के बाद 3 लाख माइनस 2 लाख करने के बाद मेरा प्रॉफिट है बच्चों 1 लाख आएगा। कितना आएगा, 1 लाख। ठीक है, एक कैसा आया 3 लाख माइनस 2 लाख, तो नेट प्रॉफिट आ गई मेरी 1 लाख। डन। तो ये नेट प्रॉफिट क्लियर बच्चों। उसमें 4 आइटम्स ऐड करेंगे, 1 आइटम्स माइनस करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल मेरे बिजनेस के लिए सर करंट एसेट्स है। क्या है करंट एसेट, प्रीवियस ईयर में 1,40,000 था, अब 1,80,000 हो गया, तो करंट एसेट मेरी इंक्रीज हो रही है। जब करंट एसेट इंक्रीज होती है तो बच्चों हम क्या करते हैं, उसको लेस करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज, क्या है मेरा बिल रिसीवेबल। यस बिल रिसीवेबल। कितना डिफरेंस है बच्चों, मैं सब बताऊंगा, मेरा डिफरेंस 40,000 है। क्लियर, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये धंधे का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस है 3 लाख था और 3,20,000 एक्सपेंस बढ़ गया, यहाँ पे लिख देंगे मेरा एक्सपेंस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना आ गया बच्चों मेरा एक्सपेंस 20,000। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट। ये मेरी करंट लायबिलिटी है, पे करना बाकी है। आपको पता होना चाहिए 12th स्टैंडर्ड में हो, बिल रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट, स्टॉक, ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी रिस्पेक्टिवली होता है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट पे करना बाकी है मेरे बिजनेस के लिए, क्या है बच्चों, लायबिलिटी। 16 था और 40 हो गया, ये तो बढ़ गया। जब करंट लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं बच्चों, अपन ऐड यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना डिफरेंस है 1640 यानी कि 24,000। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए प्रीपेड इंश्योरेंस। ये मेरे बिजनेस के लिए करंट एसेट्स है। क्या है, करंट एसेट्स। ठीक है, मैंने एडवांस में पे किया है तो अपने बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, एसेट्स। 14 और 12 था यानी कि क्या हो गया, कम। क्या हो गया, कम। पहले लास्ट ईयर में 14,000 था, अब हो गया 12,000। जब करंट एसेट्स डिक्रीज होती है तो बच्चों हम क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे बता सकता हूं डिक्रीज प्रीपेड इंश्योरेंस। कितने का डिफरेंस आया बच्चों, 2,000 का, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2,000। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए आपका गुडविल है। गुडविल का मतलब इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, वो 2 लाख का 1,60,000 हो गया, अपना गुडविल वो एसेट्स डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, गुडविल अपना कम हो गया, अपना रेपुटेशन का जो वैल्यू था वो कम हो गया, तो अपने के लिए नुकसान हो गया बच्चों, तो उसको हम राइट ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे गुडविल राइट ऑफ। कितना कम हो गया बच्चों, 40,000। 2 लाख का 1,60,000 हो गया, तो ये 40,000 मैंने यहाँ पे लिख लिया। क्लियर। और लास्ट है बच्चों मेरा इन्वेंटरी यानी कि स्टॉक। ये करंट एसेट है। क्या है, करंट एसेट। 1,40,000 और 1,80,000 इंक्रीज हुआ। अगर करंट एसेट इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, वाइस वर्सा माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चों इंक्रीज स्टॉक। कितना डिफरेंस आया 40,000, तो मैंने लिख लिया 40,000।
क्लियर? मैं सब बता सकता हूँ, सारी जो क्वेश्चंस में चीज दी थी वो मैंने फॉर्मेट में पुटअप कर ली, ठीक है। सबसे पहले वर्किंग नोट में देख लेते हैं कि मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख था, उसमें चारों में से कोई चीज दिया नहीं है, ये लेस वाला भी चीज नहीं दिया है, तो मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कितना आया, 1 लाख। तो बच्चों वैसे बता सकते हो ये 1 लाख आया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाख लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 1 लाख, ठीक है। ये लेस में कुछ है नहीं तो वहां पे मैंने लेस कर दिया। अब बच्चों मुझे क्या करनी है, टोटलिंग करनी है। टोटलिंग में जाते हैं 1 लाख 20 40, फिर वापस से 24 2000 -40 -20, ठीक है। एक बार 1 लाख 20,000 40,000, फिर ऐड करेंगे 24 और 2000, और बच्चों लेस करेंगे कितना, 40 -40, तो आपका टोटल आएगा 1,06,000। तो ऐसा बता सकता हूं कि बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो 1,06,000 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर 1,06,000। हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कमा रहे हैं बच्चों, 1,06,000। अगर ये माइनस में आता तो आउटफ्लो होता, पॉजिटिव आया उसका मतलब कंपनी बराबर चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों इस तरह आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। कैरो लिमिटेड एज अ फॉलोइंग बैलेंसेस, कैरो लिमिटेड के कुछ बैलेंसेस दिए हैं, कौन कौन से चेक करते हैं। इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब होता है बच्चों ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 34, यानी कि जब मेरा ईयर स्टार्ट हुआ ना तब ईयर के स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 34,000 थी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एट द एंड, ईयर एंड हुआ तब उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 28, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है ना। इसको हम बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों एक चीज बता दूं, कोई भी क्वेश्चंस में अगर आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो कंपलसरी आपको एक असेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट टी फॉर्मेट में, तो ये बनाना जरूरी है क्योंकि यहां से आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। तो याद रखना, इन्वेस्टमेंट यानी कि कोई भी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो, इन्वेस्टिंग हो, फाइनेंसिंग हो, जहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है वहां पे आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने असेट अकाउंट बना दिया, क्लियर। आपको मैंने हिंट दे दिया। कंपनी सोल्ड 40% इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एट अ प्रॉफिट 8,400। कंपनी ने क्या किया, ये जो ओपनिंग है ना, ओपनिंग बैलेंस क्लियर ही बोला है, इन्होंने 40% इन्वेस्टमेंट सोल्ड किए, कौन से, बिगिनिंग वाले, ठीक है ना। वो भी कितने प्रॉफिट के साथ बच्चों, 8,400 प्रॉफिट के साथ। ये जो ओपनिंग वाला है ना 34,000, इसका 40%, इसका 40% इन्होंने सेल कर दिया, कितना प्रॉफिट उसमें अर्न करके, 8,000 प्रॉफिट ऐड करके। यानी कि बच्चों आप 34,000 का 40% कीजिए, कितना आ रहा है, उसका आएगा बच्चों 13,600। ये 13,600 पे इन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 8,400। तो लॉजिकली बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूं कि मैंने 22,000 का सेल किया है, उस पे ये मेरा प्रॉफिट हो गया, क्लियर। तो ये आपको चीज पता होनी चाहिए कि मेरी ओपनिंग बैलेंस 34 थी, उसका 40% इन्वेस्टमेंट मैंने सेल किया, लेकिन वो जब सेल किया ना तब मैंने उस पर कितना प्रॉफिट अर्न किया बच्चों, 8,400। तो लॉजिकली मैंने 22,200 का क्या किया, सेल्स किया, क्लियर, डन, ये फंडा ओके। अब बच्चों आगे देखो, इन्होंने बोला है डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बहुत ही इजी है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। क्या है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करेंगे तो बच्चों अपने को इजीली कौन सा एक्टिविटी मिल जाएगा बच्चों, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्लियर, डन, ओके। मैं ऐसा बता सकता हूँ कि सारी इंफॉर्मेशन अपने पास आ गई। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखो, कोई भी असेट होता है ना, वो असेट का ओपनिंग बैलेंस होता है ना, ओपनिंग बैलेंस वो डेबिट साइड होता है, देखिए, जिसको आप बोलते हो बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कोई भी क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, वो होता है क्रेडिट साइड, ठीक है ना। ये आप जिसको बोलते हो बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो मैं ऐसा बता सकता हूँ, मेरा ओपनिंग बैलेंस 34 था और क्लोजिंग बैलेंस 28 था, तो मैंने 34 और 28 लिख लिया, क्लियर बच्चों, डन, ओके। अब बच्चों यहाँ पे इन्होंने बोला था कि मैंने ये जो इन्वेस्टमेंट है वो सेल किया, कितने में सेल किया, 22,000 में। सेल ऑलवेज क्रेडिट साइड आता है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ बाय सेल
अकाउंट कितने का सेल किया मैंने 22,000 का, ठीक है। कितने का सेल किया बच्चों 22,000 का, ठीक है। उस पे मैंने कितना गेन किया था बच्चों 8,400 गेन है। वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11 स्टैंडर्ड में पढ़े हो, वहां पे गेन आप क्रेडिट साइड लिखते हो, तो उसका यहाँ पे अपोजिट साइड डेबिट साइड आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो टू गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स, टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने का गेन हुआ मेरा 8,400 का, क्लियर। तो ये गेन हो गया बच्चों, मैंने सेल लिख लिया, मैंने गेन लिख लिया, ओपनिंग लिख लिया, क्लोजिंग लिख लिया, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। अकाउंट क्लोज करूंगा तो ऐसा बोलूंगा ये आएगा 34 यानी कि 42,400 और इसका टोटल आया फॉर एग्जांपल बच्चों 50,000, ठीक है ना। तो क्रेडिट और डेबिट, डेबिट सेट है मिसिंग फिगर कितना है बच्चों, मैं ऐसा बता सकता हूँ 7,600। तो यहाँ पे मैंने 7,600 लिख लिया। अगर असेट्स में डेबिट सेट कम आ रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्रेडिट का टोटल 50 था, डेबिट का 42,400 था, तो डेबिट सेट मेरा कम आया, कितना कम आया 7,600, इसको बोलेंगे परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्लियर। तो बच्चों मैंने वो परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख ली। अब बच्चों अकाउंट क्या हो गया मेरा, क्लोज हो गया, ठीक है। अब बच्चों क्लोज होता है तो हमें यहाँ पे इफेक्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या क्या काम की चीज है, मुझे ना ओपनिंग बैलेंस से मतलब है, ना क्लोजिंग बैलेंस से मतलब है, ना गेन से मतलब है, ठीक है ना। मुझे दो ही चीज से इन्वेस्टिंग बोले मुझे मतलब है, सेल और परचेस। मैं समझूंगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे लिए इनफ्लो है, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 22,000। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे लिए आउटफ्लो है, तो यहां पे मैंने लिख लिया परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट 7,600, 22,000 माइनस 7,600, तो बच्चों मेरा जो इनफ्लो आया नेट वो आया 14,400। कंपनी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना कमा रही है बच्चों 14,400। यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मुझे ना ओपनिंग से मतलब है, ना गेन से मतलब है, ना क्लोजिंग से मतलब है, मुझे सिर्फ और सिर्फ परचेस और सेल से ही मतलब है। जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, फॉर्मेट पर रखा, काम खत्म, क्लियर। तो बच्चों कौन सा एक्टिविटी हुआ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों रीड करते हैं। From the following information determine cash flow from financing activity। बच्चों पहले मैं फॉर्मेट समझा दूं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिख लिया, यस लिख लिया, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट लिख लिया, यस लिख लिया। इसका फॉर्मेट बहुत इजी है बच्चों, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। क्या है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ठीक है ना। ठीक है, कैश आ रहा है बिजनेस में तो इनफ्लो होगा, जा रहा है तो आउटफ्लो होगा, ठीक है। इसका बच्चों एक जबरदस्त रूल बता दूं आपके लिए काम आसान हो जाए। अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पिछले साल के कंपेयर में कोई चीज इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज, ठीक है ना। जैसे शेयर इंक्रीज हो रहे हैं, डिबेंचर इंक्रीज हो रहे हैं, बैंक लोन इंक्रीज हो रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है, तो 110% इनफ्लो में आएगा, ठीक है ना। अगर कोई चीज उसमें डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, तो किस में आएगा, आउटफ्लो में, ठीक है ना। आप बोले सर कैसा है, मैं बता दूं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल मेरे इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख के थे, अब 5 लाख के हो गए, तो बच्चों इंक्रीज हुआ। पहले मेरे पास 2 लाख का कैपिटल था, 5 लाख का हुआ, तो मैंने शेयर इश्यू किए होंगे बच्चों, तो कैश आया होगा। तो लॉजिकली पिछले साल की कंपेयर में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो इनफ्लो में 3 लाख लिखेंगे, क्या पे 3 लाख, डिफरेंस है 3 लाख, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों 1 लाख था और हो गया डिबेंचर मेरा 50 के। 1 लाख था, 1 लाख पिछले साल मेरा डिबेंचर था, हो गया 50,000, 50,000 हो गया, तो कम हुआ बच्चों डिबेंचर, तो उसका मतलब मैंने पे किया होगा, वो लाइबिलिटी पे किया होगा, तो लॉजिकली आउटफ्लो, ठीक है ना। डिक्रीज हुआ तो लॉजिकली आउटफ्लो। समझ में आया बच्चों। एक और एग्जांपल लेता, पिछले साल मेरी लोन थी वो फॉर एग्जांपल 5 लाख की थी, अब हो गए 8 लाख की। लोन पहले 5 लाख का था, अब कितने का हो गया, 8 लाख का। तो लोन क्या हुआ, पिछले साल के कंपेयर में इंक्रीज हुआ, तो लॉजिकली मैंने लोन और लिया है, ज्यादा लिया है, तो कैश आया, तो 3 लाख इनफ्लो में लिखेंगे, ठीक है ना। उसके उल्टा करता हूं बच्चों, फॉर एग्जाम्पल 8 लाख का लोन था, अब हो गया 5 लाख का, तो लॉजिकली मैंने लोन कम हो गया, कम का मतलब क्या होता है, मैंने पे कर दिया, तो लॉजिकली आउटफ्लो। तो सिंपल है ये वाला रूल बच्चों, कि अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है, कोई भी चीज क्या हो रही है, इंक्रीज, ठीक है ना, तो लॉजिकली इनफ्लो में आएगा, और डिक्रीज हो रही है तो कहां पे आएगा, आउटफ्लो में आएगा। तो ये रूल बच्चों याद कर सकते हो, तो थोड़ा एग्जाम में आप क्या कर सकते हो, फटाफट क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन में देखो आप, ये 2022, ठीक है, और ये 2023। इक्विटी शेयर कैपिटल पिछले साल कितना था, 4 लाख, अब कितना हुआ, 5 लाख।
पिछले साल 4 लाख था, अब कितना हुआ 5 लाख। तो मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ, सर ने बोला था इंक्रीज हुआ तो इनफ्लो, ठीक है ना, तो इनफ्लो में आएगा, ठीक है। ऐसे बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिबेंचर पिछले साल 1 लाख था, अब 1 लाख हुआ। बच्चों कोई ना इनफ्लो ना आउटफ्लो, ठीक है ना, कोई एक्टिविटी वहां पे हो ही नहीं रही है, जितना था उतना ही है, तो लॉजिकली यहाँ पे ना इनफ्लो ना आउटफ्लो, डन। अब बच्चों यहाँ पे सेम देखिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग डिबेंचर पिछले साल 50 थे, अब हो गए 0, तो डिक्रीज हो गया ना, 50 और 0 डिक्रीज हो गया, डिक्रीज का मतलब आउटफ्लो, तो लॉजिकली आउटफ्लो में आएगा, ठीक है, पैसे जा रहे हैं, डन। अब बच्चों यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम पिछले साल 40 था, अब 50 हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज हुआ, तो लॉजिकली इंक्रीज का मतलब इनफ्लो, मुझे और प्रीमियम मिला, मेरा कैश इंक्रीज हुआ बिजनेस में, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चों लास्ट टाइम 1,50,000 था और 2 लाख हुआ, ये भी इंक्रीज हुआ, तो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मैंने और बैंक से ली, तो और मेरे पास पैसे आए, तो लॉजिकली बच्चों कहां पे आएगा, इनफ्लो में, ठीक है। ये रूल ही आपके लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल समझ लिया तो आपके लिए बच्चों क्या हो जाएगा, थोड़ा काम आसान हो जाएगा, डन। अब बच्चों यहाँ पे मैं ऐसा बता सकता हूँ कि मुझे को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इनफ्लो आउटफ्लो में इंफॉर्मेशन लिखनी है। कैसे, चेक कीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख था और 5 लाख हुआ, तो ऐसा बोलूंगा इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितने का डिफरेंस है बच्चों, 1 लाख, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 1 लाख, क्लियर। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए, और डिबेंचर 1 लाख 1 लाख, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, तो इसमें नो इनफ्लो नो आउटफ्लो। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग 50 था और 0 हुआ, डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों रीपेमेंट या रिडम्पशन, कोई भी वर्ड यूज सकते हो, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर 50 के 0 हो गए, तो लॉजिकली 50,000 ही पे किए होंगे, तो 50 लिख लिए बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम 40 का 50 हुआ, तो लॉजिकली सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पे लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। 40 का 50 यानी कि डिफरेंस कितना हुआ बच्चों 10,000, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 10,000, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट 1,50,000 का 2 लाख हुआ, तो मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हुआ, तो लॉजिकली यहाँ पे आएगा इंक्रीज बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना इंक्रीज हुआ बच्चों 50,000 का, तो ये मैंने 50,000 लिख लिया, डन। ऐसा बता सकता हूं, ये सब कंप्लीट हो गया। अब बच्चों नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड का मतलब गया आउटफ्लो, तो यहां पे मैंने लिख लिया इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 10,000, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000, वो भी मैंने पे किया है, लॉजिकली बैंक ओवरड्राफ्ट पे ही करते कभी मिलता नहीं है, ये आपको पता ही होगा, कितने का पे किया मैंने बच्चों 15,000, एंड प्रीवियस ईयर 10,000, इसको मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, प्रीवियस ईयर के 10,000 से कोई मतलब नहीं, वो प्रीवियस ईयर इफेक्ट हो गया होगा अप्रूव्ड बेसिस पे, तो उसको हमें कंसीडर नहीं करना है, क्लियर बच्चों। तो ऐसा बता सकते हो, इसको इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करना है, क्लियर। इसके अलावा सारी चीज मैंने क्या कर ली बच्चों, ये रूल के अकॉर्डिंग अपने फॉर्मेट में स्टेटमेंट में लिख ली, क्लियर। अब बच्चों हिसाब करते हैं कि इनफ्लो आउटफ्लो होने के बाद कंपनी के पास कितना बचता है, ठीक है, 1 लाख, फिर वापस से 10 आया, फिर 50 आया, फिर 50 गया, फिर 10 आया, फिर 15 गया, तो बच्चों नेट मेरे पास जो पैसे बच रहे हैं वो है 85। ऐसा बता सकते हो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितनी आई, 85,000, क्लियर। तो बच्चों ये कौन सा एक्टिविटी हुआ, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुआ, क्लियर। चेक कर लीजिए बच्चों। अब बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट के सारे कॉन्सेप्ट और स्टेटमेंट हमने डिटेल में बच्चों डिस्कस कर लिया। अब बच्चों उसके रिलेटेड बोर्ड की एग्जाम में एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है बच्चों 6 मार्क का, वो पूरा क्वेश्चन बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए 22 मेरा कौन सा है बच्चों प्रीवियस ईयर, एंड 2023 मेरा कौन सा है बच्चों करंट ईयर, ठीक है। फिर बच्चों पहला टास्क हमारा ये है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन का ईयर आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेंगे बच्चों, हम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेंगे। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए बच्चों मैंने बाजू में, बाकी आपको तो कौन से वर्टिकल फॉर्मेट में ही बनाना है, ठीक है, ये चीज याद रखना। ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग, फिर बच्चों अपना कौन सा एक्टिविटी रहेगा, फाइनेंसिंग, ठीक है। फिर बच्चों A+B+C और आगे बच्चों अपने को क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग कैश, ठीक है। ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब बच्चों सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये है कि सर हम क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करने कहां से, एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसका बच्चों अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद वहां के सारे एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट कंप्लीट करने के बाद फिर बच्चों हम कहां पे आएंगे, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो पहला रूल ये है, ये आपको समझना पड़ेगा।
अब बच्चों यहाँ पे देखो कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। सबसे पहले बच्चों बिल्डिंग है, यस, तो बिल्डिंग का बच्चों मुझे अकाउंट कंपलसरी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने बच्चों बिल्डिंग का अकाउंट बना दिया, चेक कीजिए, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, क्लियर। फिर बच्चों देखो कौन सा सेकंड है बच्चों मेरा ओल्ड बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग दूसरी बार बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्डिंग के दूसरा एडजस्टमेंट है, तो पहले अकाउंट में साथ में इफेक्ट दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों टैक्स प्रोवाइडेड, यानी कि बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स। याद रखना बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्स ऑलवेज शॉर्ट टर्म प्रोविजन में होता है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया है, यस, उसके सामने नॉट टू है, यस, तो यहाँ पे बच्चों नॉट टू में प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग मुझे दे दिया है, डन। तो उसका भी बच्चों मैंने आपके लिए अकाउंट बना दिया, कौन सा, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। तो बच्चों दो अकाउंट जो मुझे बना दिए वो दे दिए। साथ साथ में बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताया था उस दिन आपको कि मुझे ये फाइंड करना पड़ता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो बच्चों साथ साथ में मैं इसका भी वर्किंग नोट कर दूंगा, यहाँ पे लिख देता हूं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। अब बच्चों आपको पहले सबसे पहले करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट माइनस करना है। फिर बच्चों चार चीजें ऐड करनी पड़ेगी, कितनी, चार। उसमें पहला होता है PFT ऑफ करंट ईयर, फिर बच्चों होता है प्रपोज डिविडेंड, कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर का। फिर बच्चों होता है अपना इंटीरियम डिविडेंड, क्या होता है, इंटीरियम डिविडेंड। इंटीरियम डिविडेंड अगर क्वेश्चन में कोई रिजर्व मेंशन किया है तो ऐड हो जाएगा। और एक चीज माइनस होता है इनकम टैक्स रिफंड, ठीक है। ये भी बच्चों साथ साथ में अगर एडजस्टमेंट में आपको कोई इन्फॉर्मेशन दिया है तो साथ साथ में बच्चों यहाँ पे भी अपने क्या करेंगे, अमाउंट रखते जाएंगे, डन। तो बच्चों पहला रूल क्या है, अकाउंट प्रिपेयर कर लो और बाजू में वर्किंग नोट कर दो। अगर इसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बच्चों क्या करेंगे, हम इफेक्ट देते जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले कौन सा अकाउंट, बिल्डिंग, बिल्डिंग का सबसे पहले बच्चों देख लिया ओपनिंग और क्लोजिंग क्या दिया, चेक कीजिए। यहाँ पे बच्चों प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गया। ओपनिंग कितना है बच्चों 6 एंड क्लोजिंग कितना है 6, यानी कि ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग। तो बच्चों मैं चला जाऊं बिल्डिंग अकाउंट में। बिल्डिंग अकाउंट में मैंने बिल्डिंग यानी कि असेट, असेट का ऑलवेज ओपनिंग कौन से साइड होता है बच्चों, डेबिट। यहाँ पे मैंने लिख लिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया 6 लाख और यहाँ पे मैंने बच्चों लिख लिया 6 लाख, डन। पहले बच्चों मेरा ओपनिंग बैलेंस आ गया। फिर एडजस्टमेंट में क्या बोला था इन्होंने, चेक कीजिए। बिल्डिंग वाज परचेस 75,000, बिल्डिंग कितने का खरीदा बच्चों अपने, 75। याद रखना बच्चों हर एडजस्टमेंट मिनिमम कितनी इफेक्ट होगी बच्चों, हर एडजस्टमेंट की मिनिमम 2 इफेक्ट होगी, या तो ऑपरेटिंग में आएगा, या तो इन्वेस्टिंग में आएगा, या तो ऑपरेटिंग में आएगा, या तो फाइनेंसिंग में आएगा, या तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में, ठीक है। तो एवरी एडजस्टमेंट हैविंग 2 इफेक्ट, इसका बच्चों 2 इफेक्ट आने वाले, कहां पे चेक करें। बिल्डिंग बच्चों में परचेस करता हूं तो परचेस ऑलवेज डेबिट होता है, तो बिल्डिंग अकाउंट में मुझे डेबिट से लिखना पड़ेगा टू परचेस 75, क्लियर। और दूसरा आप सोचेंगे कहां पे आएगा बच्चों, आप मुझे बताओ। अगर मैं कोई बिल्डिंग खरीदता हूं तो बच्चों मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई, इन्वेस्टिंग हुई कि फाइनेंसिंग हुई, आप मुझे बताओ। बच्चों आपके पिताजी है वो बिल्डिंग खरीद रहे, लैंड खरीद रहे, आपके लिए घर खरीद रहे, फ्लैट खरीद रहे, तो उनके लिए क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट। तो याद रखना लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ऐसा कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो हमारे लिए कौन सी एक्टिविटी होती है बच्चों, इन्वेस्टिंग। तो ऐसा बोलूंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। बच्चों आज मैं बिल्डिंग खरीदा होगा तो मेरे पास कैश आएगा कि जाएगा, सीधी बात है कैश आएगा। तो लॉजिकली मुझे आउटफ्लो में लिखना पड़ेगा कि मेरे पैसे जाएंगे, ठीक है। तो परचेस ऑफ बिल्डिंग कितने का बच्चों, 75, ये मेरा हो गया आउटफ्लो, डन। तो बच्चों ऐसा बता सकता हूं कि मेरा 2 इफेक्ट हो गया, एक बिल्डिंग अकाउंट में और दूसरा यहाँ पे। और कोई बच्चों इन्फॉर्मेशन है, यस, बिल्डिंग का बच्चों एक और एडजस्टमेंट है, चेक कीजिए। एन ओल्ड बिल्डिंग बुक वैल्यू विच वाज 63,000 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5, यानी कि बच्चों एक बिल्डिंग था जिसका बुक वैल्यू का मतलब मैंने परचेस किया था, कितने में परचेस किया था बच्चों, मैंने 63,000 में, मैंने 63,000 में परचेस किया था, लेकिन मैंने 5,000 लॉस पे बेचा, कितने, 5,000 लॉस पे। तो बच्चों मैंने कितने में बेचा होगा वो, मैंने 58,000 में सेल किया होगा, कितने में, 58,000 में, क्लियर। यानी कि बच्चों इसका 2 इफेक्ट देना पड़ेगा मुझे। एक पहला लॉस है, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11th स्टैंडर्ड में बना देते, वहां पे लॉस डेबिट साइड लिखते थे, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, कितने का लॉस हुआ, 5,000 का। 63 की चीज 5 में बेची तो 58,000 मेरा सेल वैल्यू हुआ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बाय सेल 58,000, क्लियर।
अब बच्चों एक एक इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट मैं ऐसा बोलूंगा बच्चों, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट कौन सी एक्टिविटी हुई थी बच्चों? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मेरे लिए क्या है बच्चों? नॉन ऑपरेटिंग, बार बार नहीं होता है, एक ही बार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मुझे लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स कौन सी एक्टिविटी में लिखना पड़ेगा? यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग में ऐड कर दूंगा लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। कितने का? 5000 का, ठीक है। अब मैंने सेल किया बिल्डिंग, कितने में सेल किया? 58,000, ठीक है। तो बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा इन्वेस्टमेंट किया था और आगे जाके उसके पैसे आए, तो बच्चों इनफ्लो में लिखूंगा इन्वेस्टिंग में। कैश आया, सीधी बात है, कैश आता है तो डेबिट, यानी कि इनफ्लो कैश ऑफ सेल ऑफ बिल्डिंग। कितने का सेल किया बच्चों हमने? 58, ठीक है। अगर हम परचेस कर रहे हैं तो कैश आएगा और बेच रहे तो कैश आएगा, सीधी बात है, डन। इसलिए इनफ्लो आउटफ्लो इस तरह आप याद कर सकते हो। तो ऐसा बता सकते हो कि बच्चों इसके रिलेटेड, बिल्डिंग रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए। ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है तो बच्चों हमारा काम खत्म नहीं होता है। हमारा काम कब खत्म होगा बच्चों? अकाउंट क्लोज करके। अकाउंट क्लोज करेंगे, यस। यहाँ पे बच्चों देखो, जनरली बिल्डिंग में अगर डेबिट साइड बचेगा तो परचेस होता है, क्रेडिट साइड बचेगा तो सेल होता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों परचेस एंड सेल्स दोनों मिल गया, तो यहाँ पे जो मिसिंग फिगर आएगा क्रेडिट साइड, वो होगा बच्चों डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये याद रखना है, रूल है बच्चों, डन। डेबिट साइड बैलेंस बचा तो परचेस, क्रेडिट साइड बैलेंस बचा तो लॉजिकली सेल्स। अगर लेकिन दोनों दे दिया है और क्रेडिट साइड बैलेंस बच रहा है तो मिसिंग फिगर क्या होगा बच्चों? मेरा डेप्रिसिएशन। तो बच्चों ऐसा बोलूंगा यहाँ पे 6,75,000 और 6,75,000। 6,75,000 में से ये माइनस करूंगा 5,000, 58 और 6 लाख, तो बच्चों मेरा यहाँ पे 12,000 डिप्री आया। डिप्रिशिएशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, तो बच्चों मुझे कहाँ पे लिखना पड़ेगा? यहाँ पे डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन कितना लिख लिया बच्चों? 12,000। तो काम हो गया मेरा आसान, क्लियर। अब बच्चों मेरा फुल फ्लेज क्या हो गया? ये अकाउंट कंप्लीट हो गया, डन। अब बच्चों नेक्स्ट है कौन सा? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स बच्चों बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, तो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग क्रेडिट आएगा, क्लोजिंग डेबिट। ऐसा बोलूंगा ओपनिंग 40 है और क्लोजिंग 70। तो पहले ये लिख ले, यहाँ पे लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन। ओपनिंग दिया है मुझे 40, क्लोजिंग दिया है 70। बच्चों आपके लिए एक अकाउंट आसान कर दो, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स में ओनली 4 चीज आती है, जिसमें डेबिट साइड लिखेंगे टू टैक्स पेड, और यहाँ पे बच्चों आता है बाय PFT ऑफ करंट ईयर। क्या आता है? प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करंट ईयर। ये 4 चीज आती है। अगर ये दोनों दिया है तो यहाँ पे मिसिंग फिगर टैक्स पेड मिलेगा, ये दिया है तो यहाँ पे मिसिंग फिगर मुझे क्या मिलेगा? PFT ऑफ करंट ईयर। अब देखते बच्चों इन्होंने क्या दिया है, चेक कीजिए। इन्होंने बच्चों दिया है टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 80, यानी कि PFT ऑफ करंट ईयर, ये साल का प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है बच्चों? 80,000। तो यहाँ पे लिख दूं बच्चों PFT ऑफ करंट ईयर मुझे 80,000 दे दिया। कितना दे दिया? 80। 80 प्लस 40 कितना होगा? 120। 120 में से बच्चों 70 जाएगा, तो टैक्स पेड कितना आ जाएगा मेरा? 50। क्लियर। मैं ऐसा बोलूंगा इसका एक इफेक्ट यहाँ पे दे दिया, इसका एक इफेक्ट यहाँ पे दे दिया, दोनों का एक एक और इफेक्ट देना बाकी है, दे दे कोई बात नहीं, डन। पहले बच्चों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होनी चाहिए। ये मेरा मिसिंग फिगर, डन। अब बच्चों PFT ऑफ करंट ईयर आपको मैंने बताया था, PFT ऑफ करंट यहाँ पे आता है नेट प्रॉफिट फाइंड करने में, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया PFT ऑफ करंट ईयर, क्लियर। फिर बच्चों टैक्स पेड। टैक्स पेड बच्चों आपको याद हो तो ऑपरेटिंग में हम लिखते थे, कहाँ पे? ऑपरेटिंग में लास्ट में आता था, कहाँ पे? इनकम टैक्स पेड प्रीवियस ईयर। कितना है बच्चों? 50,000। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया टैक्स पेड। तो एक बच्चों ऑपरेटिंग में मैंने लेस कर दिया प्रॉफिट में से, और दूसरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में हम फाइंड करते थे, जहाँ पे मुझे जरूरत पड़ती है PFT ऑफ करंट ईयर। तो ऐसा बोलूंगा बच्चों सारे एडजस्टमेंट क्लियर हो गए? यस सर, क्लियर हो गए, डन। अब बच्चों एक और एडजस्टमेंट है यहाँ पे जिसको हम सॉल्व करते हैं। डिविडेंड proposed for the year ended 31st March 2022 and 2023। 2022 and 2023 का बच्चों मुझे डिविडेंड दिया है 60 and 80। कितना दिया है बच्चों? 60 and 20। इसका कोई मतलब नहीं बच्चों अभी, ठीक है। 2023 के डिविडेंड की कोई मतलब नहीं है। 2022 का मतलब बच्चों कौन से ईयर का हुआ? प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का डिविडेंड हम कौन से ईयर में पे करते हैं बच्चों? करंट ईयर में। डिविडेंड पेड करेंगे तो बच्चों कौन सी एक्टिविटी है मेरी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी होती है? फाइनेंसिंग। क्योंकि मैं डिविडेंड पेड करता हूं बच्चों, तो मैंने किसी से फाइनेंस लिया होगा तो सामने क्या पे करना पड़ता है बच्चों? डिविडेंड। तो यहाँ पे लिख लो फाइनेंसिंग में आउटफ्लो पैसे गए, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है।
मैंने किसी से डिबेंचर के पैसे लिए पब्लिक से, तो बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा बच्चों, वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा या फिर कुछ ना कुछ मुझे डिविडेंड देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होगा बच्चों डिविडेंड। दूसरा इफेक्ट बच्चों आपको याद दिला दूं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में हम क्या लिखते थे बच्चों, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, जो मेरा कितना आ गया 60। क्लियर। तो बच्चों ऐसा बताऊंगा सारे एडजस्टमेंट क्लियर हो गए। सारे एडजस्टमेंट क्लियर होने के बाद बच्चों ये अकाउंट कंप्लीट कर दो तो आपका काम क्या हो जाएगा, आसान। अब बच्चों इंटरिम डिविडेंड कहीं पे नहीं था, ठीक है, रिजर्व कहीं पे नहीं था, इनकम टैक्स रिफंड कहीं पे नहीं था, मुझे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट में अगर यहाँ पे लिख लूं तो मेरा काम हो जाएगा आसान। अब यहाँ पे चले जाओ बच्चों, जनरली प्रॉफिट आपको इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद में देखते हैं। यहाँ पे देखो रिजर्व एंड सरप्लस, लास्ट ईयर का कितना प्रॉफिट था बच्चों, 1 लाख। ये साल का प्रॉफिट कितना हुआ, 2 लाख। प्रॉफिट कितनी बड़ी बच्चों हमारी, 1 लाख। तो ऐसा बोलूंगा प्रॉफिट मेरा 1 लाख इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट 1 लाख इंक्रीज हुआ, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर के बाद ये आ गया 1 लाख। 1 लाख प्लस 80, 180, 180 प्लस 60, यानी कि बच्चों अपना हो जाएगा 240। कितना हो जाएगा, 240, ठीक है। एक बार चेक कर ले तो भी, यस 240 मेरा क्या हो गया बच्चों, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम, जो मैंने यहाँ पे लिख ली 240 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्लियर, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट बच्चों। और ये मुझे फाइंड करना था, ये भी आ गया। अब बच्चों पास बैलेंस शीट में जाना है और देखना है क्या इक्विटी और क्या हमारा डिबेंचर, क्या है मेरा करंट एसेट करंट लायबिलिटी। सबसे पहले बच्चों शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल लास्ट ईयर का 4 लाख था, ये साल का हुआ 6 लाख। यानी कि क्या हुआ बच्चों, मैंने इक्विटी शेयर्स और इश्यू किए, ठीक है, पहले 4 थे अब 6 हुए, यानी कि मेरा क्या हो गया बच्चों, इनफ्लो। मैंने पब्लिक को शेयर्स दिए और पब्लिक ने मुझे क्या दिया, कैश। तो ऐसा बोलूंगा बच्चों, इक्विटी शेयर्स है, डिबेंचर है, बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। अगर वो बढ़ रहा है तो कहां पे आता है बच्चों, यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दूंगा इश्यू ऑफ शेयर्स। कितना बच्चों, शेयर्स कितने बड़े बच्चों अपने, 4 लाख के 6 लाख हो गए, तो मेरे पास पब्लिक का कैश आ गया, तो यहाँ पे लिख लिया 2 लाख। डन। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, अब करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग इक्वल है, इसको करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरिंग इसके सामने 1 है, तो मुझे कंपल्सरी यहाँ पे जाना पड़ेगा और 1 में देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों देखो, सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग में दिया है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। लास्ट ईयर लॉन्ग टर्म डेट का मतलब बच्चों मुझे किसी को पैसे देने थे, कितने देने थे, 1 लाख। 2022 में 1 लाख देने थे, लेकिन 2023 में कितने हो गए, 0। तो उसका मतलब मैंने क्या कर दिया, उसको रीपेमेंट कर दिया, ठीक है। डेट देना बाकी था 22 में 1 लाख, अब मैंने दे दिया। यानी कि बच्चों फाइनेंसिंग में आउटफ्लो में लिखना पड़ेगा रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। कितने का हो गया बच्चों, 1 लाख हमारी जेब से गए, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट बैंक लोन, लास्ट ईयर कितना था बच्चों, 10, ठीक है। बैंक लोन मुझे लास्ट ईयर 10,000 देना था, ये साल हो गया 0, उसका मतलब मैंने पे कर दिया, मेरी जेब से पैसे चले गए। तो ऐसा बोलूंगा बच्चों, यहाँ पे भी ये लिख देंगे रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। कितना हो गया, 10,000, ठीक है। तो बच्चों ऐसा बताऊंगा, मेरा शॉर्ट टर्म बोरिंग जो क्वेश्चन में दिया था वो कंप्लीट हो गया। और बच्चों चेक कीजिए, शॉर्ट टर्म बोरिंग क्लियर। ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर का मतलब करंट लायबिलिटी, पहले 60 थी, अब कितनी हो गई बच्चों, 45, ठीक है। यानी कि मेरी करंट लायबिलिटी क्या हुई, कम हुई। कितनी कम हुई, 15,000। करंट लायबिलिटी कम होती है तो बच्चों कहाँ पे इफेक्ट देते हैं हम, यहाँ पे ऑपरेटिंग में बच्चों यहाँ पे लिख देंगे डिक्रीज क्रेडिटर। कितने कम हुए बच्चों मेरे, 15,000। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए, नेक्स्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन 2 नंबर का जो था, प्रोविजन फॉर टैक्स ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया, तो उसको वापस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, तो पूरी लायबिलिटी खत्म हो गई। अब बच्चों आते हैं यहाँ पे, याद रखना एक शॉर्टकट दे रहा हूं, अगर मेरी शेयर, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक लोन अगर इंक्रीज हो रही है तो इनफ्लो, डिक्रीज हो रही है तो क्या है, आउटफ्लो। लेकिन इन्वेस्टमेंट है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, उल्टा है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो आउटफ्लो, लेकिन डिक्रीज हो रहा है तो इनफ्लो, ठीक है। उसका लॉजिक है बच्चों, जो मैंने ऑलरेडी आगे के लेक्चर में समझा दिया था। डन। अब बच्चों प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट ये हो गया, ठीक है। बिल्डिंग हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। फिर इंटेंजिबल बच्चों ब्रैकेट में लिखा पेटेंट, लास्ट ईयर 50 थी, अब हो गई 45, यानी कि पेटेंट की वैल्यू कम हो गई। तो बच्चों ये नॉन ऑपरेटिंग लॉस हुआ, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिख देंगे रिटर्न ऑफ पेटेंट। कितना कम हुआ बच्चों हमारा, 5,000, ठीक है। कोई इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ होती है तो हमारे धंधे के लिए लॉस होता है। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट
2022 में 0 था, अब 75, यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा यानी कि मैंने खरीदा मतलब मेरी जेब से पैसे गए। तो बच्चों ऐसा बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग में मेरी जेब से पैसे गए, तो आउटफ्लो में लिखेंगे परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने का किया, 75,000 का। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों चेक करो, वैसा बोलूंगा इन्वेंटरी का मतलब करंट असेट लास्ट ईयर 10,000 था, ये साल 15,000 हुआ। इन्वेंटरी यानी कि स्टॉक बढ़ती है तो बच्चों हमारे लिए क्या है, ऑपरेटिंग में आता है। ऑपरेटिंग में बच्चों हम लेस करते हैं इंक्रीज इन्वेंटरी, क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन्वेंटरी, कितनी बच्चों बढ़ी हमारी, 5,000। लास्ट ईयर कितना था बच्चों मेरा 10, अब कितना हो गया 15, तो 5,000 मेरा इन्वेंटरी बढ़ा। 10 क्लियर बच्चों। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए क्या इंफॉर्मेशन है मेरी असेट्स में। डेटर्स बच्चों, डेटर 120 थे, 195 हुए, कितने हुए बच्चों, 195 में से 120, यानी कि 75,000 मेरे इंक्रीज हुए। तो इंक्रीज होते तो बच्चों क्या करेंगे हम, लेस ऑपरेटिंग में, तो यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज डेटर्स। ठीक है, कितने हुए थे बच्चों, एक बार वापस से चेक कर ले, 120 और 195 यानी कि 75, कितना आएगा 75। क्लियर। अब बच्चों एक और चीज है, कोई चेक कर लेते हैं। फिर बच्चों मुझे दिया इंफॉर्मेशन कैश का, ठीक है, ये है ओपनिंग मुझे लिखना पड़ता है, ये तो मेरा आंसर है, ये क्या है मेरा आंसर है। क्लोजिंग जो दिया होता है कैश इक्विवेलेंट मार्केटेबल सिक्योरिटी, वो मेरा आंसर होता है। मेरा सब टोटल होके 85 आना चाहिए तो मेरा राइट आंसर होगा, अदरवाइज नहीं। कि ओपनिंग कैश बच्चों लास्ट में लिखते हैं, आपको याद हो तो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग कितना दिया है बच्चों, 30। डन। तो सारी इंफॉर्मेशन बच्चों मेरी क्या हो गई, कंप्लीट। अब कोई चीज बच्चों बाकी नहीं है। ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया था बच्चों क्वेश्चन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बच्चों हमने कंप्लीट कर दिया नॉट टू काउंट से। अब क्या करना है बच्चों, वन बाय वन टोटल करके चेक करना है कि राइट है कि रॉन्ग। सबसे पहले बच्चों ऑपरेटिंग में 240 पहले टोटल है, यस 240, उसमें ऐड करेंगे 5,000, 12,000 और 5,000, ठीक है। फिर लेस करेंगे 15, 5, 75 एंड 50, तो ये आ गया है बच्चों मेरा 1,17,000। कितना आया, 1,17,000। तो बच्चों मेरा ए आ गया 1,17,000, कितना आ गया, ए फॉर एप्पल 1,17,000। अब बी चेक करते हैं बच्चों, 58 माइनस 75 माइनस 75, तो बच्चों ये 92,000 मेरा आया, माइनस में आया, ठीक है, ये लॉस है, क्या है, लॉस। ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं, उसका मतलब बच्चों माइनस 92। अब बच्चों फाइनेंसिंग चेक करते हैं, 2 लाख माइनस 60 माइनस 1 लाख माइनस 10, तो बच्चों ये आया प्लस में 30, कितना आया 30। डन। अब बच्चों ए प्लस बी प्लस सी कीजिए, ए कितना था बच्चों मेरा 1,17,000, उसमें से 92 गए, ठीक है, तो माइनस 92 होगा क्योंकि माइनस में है, और 30,000 तो 55, कितना आया बच्चों 55। ए प्लस बी प्लस सी किया तो बच्चों आया 55 में बच्चों 30 ऐड करेंगे तो कितना आ गया, क्लोजिंग 85, कितना आ गया बच्चों, क्लोजिंग 85। ठीक है, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है बच्चों, ये कुछ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 85,000 आ गया। डन। अब बच्चों ये आपको मैच करना है तो बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा, और बैलेंस शीट में आपका क्लोजिंग कितना है 85, यानी कि बच्चों आपके 6 में से 6 मार्क कंफर्म। कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, सिस्टम होनी चाहिए, सिस्टमेटिक करेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन बच्चों गलत होगा नहीं। देखो ये क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा बच्चों, साथ साथ में क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। तो बच्चों प्रैक्टिस कीजिए, कहीं पे डाउट आए तो हम आपके साथ हैं। डन। अब बच्चों एक क्वेश्चन हमने कैश फ्लो का कंप्लीट कर दिया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं बच्चों, सबसे पहले ये है 2022 यानी कि बच्चों मेरा प्रीवियस ईयर, 2023 मेरा करंट ईयर। डन। फिर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट बाद में बच्चों, पहले क्या करेंगे, एग्जाम में फटाफट बच्चों क्या कर देंगे, कैश फ्लो का स्टेटमेंट बना देंगे। पहले ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग बच्चों, फिर ABC, और लास्ट में बच्चों ओपनिंग कैश ऐड करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। डन। फिर बच्चों कहां पे अटैक करेंगे, हम डायरेक्टली जाएंगे एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट को पूछेंगे कि भाई कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, जहां पे बच्चों यहाँ पे देखो तो पहला डिबेंचर का कभी बच्चों अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है। ये डायरेक्टली बच्चों बिना अकाउंट प्रिपेयर किए आपका क्या हो जाएगा, एक एडजस्टमेंट सॉल्व हो जाएगा। तो डिबेंचर का कभी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 2, ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी है तो मशीनरी का ऊपर ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है, चेक कीजिए।
यहाँ पे नंबर 5 दिया है, यानी कि नोट 5 में मुझे वहां पे रेफरेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पे मशीनरी दिया है, यस, तो उसका अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। साथ साथ में विच अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बच्चों यहाँ पे अक्यूमुलेटेड डेप्री वर्ड मेंशन है और यहाँ पे भी मेंशन है, तो बच्चों अक्यूमुलेटेड डेप्री का भी क्या करेंगे, हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मेजर मुझे 2 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, एक मशीनरी जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग दे दिया डिटेल में, और अक्यूमुलेटेड डेप्री का ओपनिंग और क्लोजिंग, और इनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो बच्चों स्टार्ट करें। पहले मैंने अकाउंट आपके लिए बना के रखा है बच्चों, चेक कर लीजिए। यहाँ पे बना दिया बच्चों मैंने मशीनरी का, और यहाँ पे बना दिया बच्चों अक्यूमुलेटेड डेप्री का, और बच्चों यहाँ पे मैं साथ साथ में वो भी बना दूं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। ये कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जाएगा, उसमें बच्चों 4 चीज ऐड होता है, ठीक है। एक चीज क्या होता है, माइनस, जिसमें बच्चों पीएफटी ऑफ करंट ईयर, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, अगर इंटीरियम डिविडेंड दिया है, ठीक है, वो अगर क्वेश्चन में रिजर्व मेंशन है कोई तो, और लास्ट में बच्चों क्या करेंगे, इनकम टैक्स रिफंड का इंफॉर्मेशन है, तो बच्चों हम प्लस माइनस करेंगे, तो बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा, ये। और फिर बच्चों वहां पे ऑपरेटिंग के ऊपर हेडिंग में लिख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, डन। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करें मशीनरी के एडजस्टमेंट से, यस सर। सबसे पहले बच्चों उसका ओपनिंग लिख ले, यस। देखो बच्चों 10,55,000 एंड 16,75,000, तो बच्चों लिख ले, यस। यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका ओपनिंग ऑलवेज डेबिट साइड होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। कितना था बच्चों, 10,55,000 एंड 16,75,000, ठीक है। एक बार चेक कर ले, जल्दबाजी में हमने कोई गलती तो नहीं की ना, बराबर लिखा है ना, 10,55,000 एंड 16,75,000, यस एब्सोल्यूट राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका 140 एंड 210, तो उसका भी लिख ले बच्चों, अक्यूमुलेटेड डेप्री का। अक्यूमुलेटेड लायबिलिटी है तो उसका ओपनिंग क्रेडिट साइड होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस कैरीड आउट, क्लियर। यहाँ पे बच्चों लिख ले 140 और 2,10,000, डन। तो बच्चों चारों के मैंने बैलेंस लिख लिए, यस। अब बच्चों जाते हैं हम उसकी एडजस्टमेंट पे, ठीक है। ये हो गया बच्चों मेरा 4 चीज। अब बच्चों एडजस्टमेंट में जाओ और रीड करो। ड्यूरिंग द ईयर a piece of machinery costing 80,000 on which accumulated depreciation 40 was sold at a loss 10,000। यहाँ पे बच्चों इन्होंने एक इंफॉर्मेशन दिया है, जो इंफॉर्मेशन बच्चों मैं यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ। एक मशीनरी था जिसका कॉस्टिंग 80 था, ठीक है, उसमें अक्यूमुलेटेड डेप्री कितना लगा है, 40, कितना लगा है 40, और मैंने बच्चों कितने के लॉस के साथ सेल किया है, चेक कीजिए, जो मैंने 10,000 लॉस के साथ सेल किया है, ठीक है, 10,000 मेरा लॉस हुआ है, डन। इतनी बच्चों मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गए, बस इंफॉर्मेशन मुझे रखनी है। सबसे पहले बच्चों अक्यूमुलेटेड डेप्री जो क्वेश्चन में दिया है बच्चों, तो अक्यूमुलेटेड डेप्री यहाँ पे आता है हमारे लिए एक्सपेंस है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू मशीनरी। आप बोले सर मशीनरी क्यों लिखा, ये 40,000 एक्चुअली अक्यूमुलेटेड डेप्री मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ता है, तो यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा बाय अक्यूमुलेटेड डेप्री 40, ठीक है। तो पहला बच्चों अक्यूमुलेटेड डेप्री ऑलवेज डेबिट साइड आता है और मशीनरी में क्रेडिट, जो मैंने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। फिर बच्चों कितने का लॉस हुआ, 10,000, लॉस ऑलवेज क्रेडिट साइड। आप पीएनएल में डेबिट साइड लिखते थे, तो यहाँ पे अपोजिट साइड क्रेडिट साइड बाय लॉस ऑन सेल, ठीक है, ऑन मशीनरी। कितने का हुआ, 10,000। अब बच्चों कितने में सेल किया होगा, आप मुझे हिसाब कीजिए। एक आपके पास बच्चों मशीनरी 80 की थी, उसमें डेप्री कितना लगा 40, तो कितना बचा 40, उसमें भी आपने कितने लॉस के साथ सेल किया 10, तो बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा आपने 30,000 में सेल किया होगा। कितने में सेल किया होगा बच्चों, 30,000 में, तो ऐसा बोलूंगा बाय सेल 30,000, ठीक है। इतना बच्चों पहले आपका इंफॉर्मेशन क्लियर होना चाहिए। 80,000 की मशीनरी थी, उसमें 40 का डेप्री लगा, तब उसकी वैल्यू हो गई 40,000। अब मैंने जो 40,000 का बेचा ना, उसमें मुझे 10,000 का लॉस हुआ, तो मैंने कितने में सेल किया होगा, 30,000 में। तो बच्चों ऐसा बोलूंगा हर एडजस्टमेंट की कितने इफेक्ट होती है, 2, तो बच्चों सबका 2-2 इफेक्ट दे दे, यस सर, ठीक है। तो 2 इफेक्ट बच्चों मैंने अक्यूमुलेटेड डेप्री का 2 इफेक्ट दे दिया, 40 एंड 40, यस सर। 10,000 लॉस, इसका एक इफेक्ट मैंने यहाँ पे दिया, दूसरा देना बाकी है। जब आप लॉस करते हो तो बच्चों वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाती है, तो बच्चों उसका मुझे एंट्री कंपल्सरी यहां पे करना पड़ता है नॉन ऑपरेटिंग में, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। कितने का लॉस हुआ सर, 10,000, तो 10,000 लिख दीजिए, डन। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए क्या दिया इन्होंने, लॉस हो गया
सेल, कितने में मशीनरी सेल की 30। जब आप कोई मशीनरी सेल करते हो बच्चों तो आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया था, अब आपको सेल कर रहे हो तो आपके पास कैश आएगा। तो बच्चों कौन सी एक्टिविटी में आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग में क्या होगा? इनफ्लो, क्योंकि कैश आने वाला है, कैश आएगा तो लॉजिकली इनफ्लो। तो यहाँ पे लिख ले सेल ऑफ मशीनरी। कितने की सेल की बच्चों? हमने 30,000 की मशीनरी सेल की। तो बताओ बच्चों, मैं बता सकता हूँ इसका दो इफेक्ट, इसका दो इफेक्ट, इसका दो इफेक्ट, सबका दो इफेक्ट हो गया, डन। तो बच्चों साथ साथ में हमने दो इफेक्ट भी दे दिए। अब बच्चों अकाउंट क्लोज करेंगे, तो अब कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो अकाउंट क्लोज करके देखते क्या होता है इनका, ठीक है। सबसे पहले बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। देखो चेक करो, 40, 10, 30 एंड 16,75,000, यानी कि इसका टोटल आया 17,55,000। 17,55,000 में से 10,55,000 माइनस कीजिए तो बच्चों यहाँ पे आया 7 लाख। कितना आया? 7 लाख। डेबिट साइड बैलेंस आता है तो 2 मशीनरी परचेस। क्या होता है? मशीनरी परचेस, डन। अब बच्चों यहाँ पे देखते क्या होता है टोटल। 250 में से 140 गए तो 110 बचे। यस 110 बचे। यहाँ पे जो बैलेंस बचता है क्रेडिट साइड, जिनको हम बोलते हैं बच्चों बाय डेप्रिसिएशन। ये कौन सा रेफरी होता है? पीएनएल वाला, डन। डन बच्चों, ये मुझे क्या मिल गया? मिसिंग फिगर। क्या मिल गया बच्चों? मिसिंग फिगर। तो बच्चों ये मशीनरी परचेस किया, मशीनरी में इन्वेस्ट किया। क्या किया बच्चों? इन्वेस्ट। तो कौन सी एक्टिविटी में आएगा? इन्वेस्टिंग। परचेस करेंगे तो जेब से कैश आएगा ना बच्चों, तो मैं ऐसा बोलूंगा इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो में लिखेंगे। यस सर, इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो में जाइए, वहां पे लिखिए सेकंड इफेक्ट परचेस ऑफ मशीनरी। कितने का परचेस किया भाई साहब? 7। तो 7 लिख लिए। ऐसा बोलूंगा बच्चों, इसका इफेक्ट एक हो गया यहाँ पे और दूसरा इन्वेस्टिंग में। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होती है बार बार, तो बच्चों यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ पे डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये कौन सा अपना पीएनएल वाला होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 1,10,000, डन। तो बच्चों मैं ऐसा बोलता हूँ सारे एडजस्टमेंट हो गए, ठीक है, सारे एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दिए। अभी तक यहाँ तक मुझे एडजस्टमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो वेट एंड वॉच, जैसे जैसे चीज आएगी वहां पे लिखते जाएंगे, ठीक है। अपने को तो माइंड में रखना है। यहाँ पे बाजू में वर्किंग नोट बना के रेडी रखो। अब बच्चों ये मैं रब कर दूं तो आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, डन। अब बच्चों कहाँ पे जाएंगे अपन? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाएंगे, 1 बाय 1 जो भी चीज दी है वो लिखते जाएंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले बच्चों शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है, यस है सर, ठीक है। उसके सामने नोट नंबर नहीं है, कोई बात नहीं। 7 का 9 हुआ, यानी कि शेयर्स बढ़ा। मैंने आपको क्या बोला था बच्चों? रूल, फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब इंक्रीज होता है, शेयर, डिबेंचर, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट जब इंक्रीज होता है तो इनफ्लो, डिक्रीज हो रहा है तो आउटफ्लो। ये तो इंक्रीज हुआ, तो लॉजिकली हमारे लिए क्या हुआ? इनफ्लो। मैंने मोर शेयर्स इश्यू किया पब्लिक को, तो पब्लिक ने मुझे कैश दिया। तो ऐसा लूंगा बच्चों फाइनेंसिंग में कितना आएगा? 7 माइनस 9 यानी कि 2 इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स कितने का बच्चों? इंक्रीज हुआ अपना कैश 2 लाख का, डन। तो बच्चों ये हो गया इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट है बच्चों रिजर्व सरप्लस, जहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, यानी कि नोट नंबर 1 में जाना पड़ेगा। नोट नंबर 1 ही है, यस है, ठीक है। वहां पे बोला आपका प्रॉफिट पहले था 1 लाख, अब हो गया 2,50,000। प्रॉफिट बढ़ा, कितना प्रॉफिट बढ़ा बच्चों आपका? 1,50,000। तो बच्चों हम कहाँ पे लिखते हैं? याद है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर एड टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम में करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों? 1,50,000। तो मैंने वो 1,50,000 वहां पे लिख लिया, डन। अब बच्चों नेक्स्ट जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन है वहां पे लिखते जाओ। लॉन्ग टर्म बोरिंग बच्चों क्या है? यही था मेरा डिबेंचर का एडजस्टमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे सॉल्व करूँ, यहाँ पे सॉल्व करूँ, डजंट मैटर, ठीक है, कोई टेंशन मत लेना। कई स्टूडेंट बोलेंगे सर ये तो सॉल्व ही नहीं किया आपने। अरे कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है ना। उसका अकाउंट नहीं बनाया तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब बच्चों देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग 3,50,000 एंड 4,50,000। यहाँ पे 2 नंबर है तो 2 नंबर में जाए, यस सर 2 नंबर में जाए। यहाँ पे कितना था 2022 में? 3,50,000। अब कितना हो गया? 4,50,000। डिबेंचर मैंने पहले 350 थे, अब हो गए 450। तो मैंने और डिबेंचर इश्यू किए, मैंने डिबेंचर और इश्यू किए, तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों? कैश, ठीक है। यहाँ पे यही बोला था कितना कैश आएगा? 1 लाख। तो यहाँ पे क्या बोला बच्चों? 1,12% डिबेंचर इश्यू, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बच्चों दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर है। तो यहाँ पे बोलूंगा बच्चों मैंने डिबेंचर इश्यू किया तो फाइनेंसिंग होता है। इश्यू का मतलब कैश आना, इश्यू ऑफ डिबेंचर कितने बच्चों? 1 लाख। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, मैं समझा तो बच्चों क्लियर? यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी डिबेंचर दिया है तो उसके आगे बच्चों परसेंटेज दिया होगा, आप चेक कीजिए, ये परसेंटेज है ना,
ये परसेंटेज आपका हिडन एडजस्टमेंट है। क्या है? हिडन एडजस्टमेंट। इस पे आपको कंपलसरी इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। ऑलवेज इंटरेस्ट किस पे भी होगा बच्चों? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरा? 3,50,000। 3,50,000 मेरा ओपनिंग है, उसका पब्लिक को मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उनसे कैश लिया है तो यस 3,50,000 का 12% करूंगा तो 42,000 मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कितना बच्चों? 42,000। तो ऐसा बोलूंगा इंटरेस्ट पेड करूंगा तो फाइनेंसिंग में आउटफ्लो हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड। कितना था बच्चों? 42,000 नहीं सॉरी 42 ही था, 42,000 नहीं था, 42,000 एग्जिट था, ठीक है। मुझे लगा 42,500 था। डन। अब बच्चों ये मेरे लिए एक्सपेंस है तो यहाँ पे लिख लो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है। कितना आ गया? 42,000। डन। तो याद रखना बच्चों डिबेंचर में परसेंटेज दिए है तो ओपनिंग पे बच्चों परसेंटेज घुमाएंगे कैलकुलेटर में और उसका इंटरेस्ट हम पेड करेंगे, ठीक है। ये कभी मत भूलना। नेक्स्ट बच्चों चेक करते क्या दिया है हमें। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म बोरिंग क्लियर हो गया, यस हो गया। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म बोरिंग। उसके सामने भी बच्चों नोट्स, इतने सारे नोट्स दिए ना बच्चों, क्या करें इनका, कोई बात नहीं, चलो कर लेते हम। अब बच्चों नंबर 3 में जाए। यस यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट। पहले बैंक ओवरड्राफ्ट 75 का था, अब हो गया 1,50,000, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ा यानी कि बैंक से मैंने और कैश लिए तो मेरे लिए इनफ्लो हुआ बच्चों, ठीक है। वापस से बता दो, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये बच्चों क्या होता है? हमारा फाइनेंसिंग, ठीक है। तो ऐसा बोलूंगा बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ा यानी कि मेरे लिए इनफ्लो। यहाँ पे लिखूंगा इश्यू ऑफ, इश्यू तो नहीं लिख सकते सॉरी, इंक्रीजिंग बैंक ड्राफ्ट, इंक्रीज बैंक ओवरड्राफ्ट 75 इंक्रीज हुआ था तो यहाँ पे मैंने बच्चों 75 लिख लिया। डन। डन बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट, यस सर। तो बच्चों नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में इन्होंने बोला है प्रोविजन फॉर टैक्स। एक दिया प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का 1,25,000 और प्रीवियस ईयर का 2 लाख, ठीक है। मैंने क्या रूल बताया था बच्चों? करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स कहां पे लिखते हैं हम बच्चों? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो यहाँ पे बच्चों पीएफटी प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करंट ईयर कितना लिखेंगे? 1 लाख लिखेंगे, यस सर। 1 लाख ही दिया था ना बच्चों? यस नहीं 1,25,000 था, करंट ईयर का 2 लाख था और प्रीवियस ईयर का 1,20,000। तो बच्चों यहाँ पे 2 लाख कर दो, मेरी गलती है, जल्दबाजी में मैंने गलती कर दी। करंट ईयर का ऑलवेज लिखते तो करंट ईयर का बच्चों यहाँ पे 2 लाख लिख लिया। डन। डन बच्चों। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का मैंने कितना लिख लिया बच्चों? 2 लाख का। अब बच्चों ये प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का क्या रूल है बच्चों? प्रीवियस ईयर का टैक्स कौन से ईयर में पे करते हैं हम? करंट ईयर में, ठीक है। प्रीवियस ईयर का टैक्स कितना है? 1,25,000, ये साल में पे करेंगे, यस सर पे करेंगे। तो बच्चों ऐसा बोलूंगा टैक्स पेड करेंगे, टैक्स पेड करेंगे तो यहाँ पे आता है यस टैक्स पेड लास्ट में 1,25,000, ठीक है। और नेट प्रॉफिट में से जो लास्ट चीज मेरी माइनस होती है वो क्या होती है बच्चों? टैक्स। कौन सा ईयर का? प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का टैक्स वहां पे कर लिया और करंट ईयर का जो टैक्स था बच्चों 2 लाख मैंने नेट प्रॉफिट में लिख लिया। डन। अब बच्चों नेक्स्ट चीज, ओके मैं ऐसा बोलूंगा मेरा लायबिलिटी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, यस सर। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसका वर्किंग नंबर 5 था, ये मैंने मशीनरी कंप्लीट कर दिया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कंप्लीट कर दिया तो कोई टेंशन नहीं है। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का बच्चों वर्किंग नोट नंबर 6 दिया है, वहां पे जाए। गुडविल, गुडविल पहले कितना था? 1 लाख, अब कितना हो गया? 1 लाख। यानी कि गुडविल क्या हो रहा है बच्चों? कम हो रहा है, यानी कि मेरी गुडविल राइट ऑफ हो रही है। क्या हो रही है बच्चों? रिटर्न ऑफ। कितनी रिटर्न ऑफ हुई? 50,000। तो ऐसा बोलूंगा बच्चों इंटेंजिबल यानी कि गुडविल रिटर्न ऑफ दिखता है तो भी चलेगा, गुडविल रिटर्न ऑफ। कितने रिटर्न ऑफ हुई थी बच्चों? 50,000 मे बी 50,000 था ना? चेक करो भाई, नहीं यस यस 50 था, 150 का 1 लाख हुआ तो बच्चों 50,000 मेरा गुडविल कम हो गया। डन। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए क्या था? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2022 में मैंने 1 लाख किया था, अब इन्वेस्टमेंट 150 का हो गया। पहले पहले मेरे पास 10 पेन थी, अब हो गए मेरे पास 20 पेन, यानी कि मैंने और पेन खरीदी। बच्चों ऐसा हुआ, पहले मेरे पास 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, अब कितने का हो गया? 1,50,000। तो मैंने और इन्वेस्टमेंट किया, और इन्वेस्टमेंट करूंगा तो जेब से क्या जाएगा बच्चों? कैश। तो ऐसा बोलूंगा इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो में आएगा कितना बच्चों? 50,000 का। तो बच्चों वहां पे लिखते हैं 50,000, यहाँ पे लिखेंगे परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा ना, यस इन्वेस्टमेंट खरीदा तो 50,000 और मेरी जेब से चले गए, ठीक है। डन बच्चों। इन्वेस्टमेंट ऑलवेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है।
नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये सब होता है कैश इक्विवेलेंट। तो इसका ओपनिंग कितना है? 70,000। तो बच्चों ये लास्ट में लिखना पड़ता है। यहाँ पे मैं लिख दूं बच्चों ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ करंट इन्वेस्टमेंट। मेरे पास जगह नहीं है। करंट इन्वेस्टमेंट कितना था बच्चों मेरे पास? 70,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 70,000। ठीक है, 70 यहाँ पे मैंने बच्चों ऐड कर दिया। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का वर्किंग नोट नंबर 7 दिया। स्टॉक क्या है बच्चों? स्टॉक पहले मेरे पास कितनी थी बच्चों? 72। अब कितनी हो गई मेरे पास? 1,22,000। करंट असेट इंक्रीज हुआ। करंट असेट इंक्रीज होता है तो बच्चों कहाँ पे इफेक्ट आता है? अपना ऑपरेटिंग में। 72 का 122, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे इंक्रीज करंट असेट। 122 में से बच्चों 72 माइनस कीजिए तो मेरा आएगा 50। तो ये हो गया 50। डन। और बच्चों को इंफॉर्मेशन है, चेक कर लो। यहाँ पे बच्चों कैश का ओपनिंग कितना है बच्चों मेरा? 43। तो यहाँ पे भी बच्चों मुझे ओपनिंग कैश लिखना पड़ता है कंपलसरी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ओपनिंग कैश 43। डन। तो करंट इन्वेस्टमेंट कैश वो लास्ट में बच्चों क्या करेंगे? A प्लस बी प्लस सी में ये दोनों चीज ऐड करेंगे, फिर अपना क्लोजिंग कैश मैच करेंगे। आंसर सही है तो फिर डन करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ऐसा बोलूंगा सारा इन्फॉर्मेशन हो गया। अब बच्चों नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्लोज करें। 150 था और 2 लाख, यानी कि ये आ गया 3,50,000। यहाँ पे लिख दिया बच्चों मैंने 3,50,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्लियर। अब बच्चों वन बाय वन क्या करना है? टोटल करना है। टोटल करके चेक करना है कि राइट है कि रॉन्ग। बच्चों पहले ए यानी कि अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी चेक करें। यस सर, चेक करो बच्चों। चलो 350, 10, 110, 42 एंड 50। फिर बच्चों माइनस करना है 50, फिर बच्चों माइनस करना है 125, यानी कि ए आया मेरा 3,87,000। ये आ गया बच्चों ए। फिर बच्चों बी चेक करें। 30, उसमें से 7 गया और 50 गया। ये तो माइनस में आया, नुकसान हो गया। क्या हो गया बच्चों? नुकसान। 7,20,000 मेरा लॉस है। क्या है? लॉस। बी माइनस में आया। ठीक है, अब बच्चों सी चेक करें। 2 लाख, 1,75,000 एंड माइनस 42। तो ये आया गया बच्चों मेरा सी पॉजिटिव आया 3,33,000। क्लियर। ए बी एंड सी क्लियर हो गया बच्चों। अब बच्चों टोटल कीजिए। 387 माइनस 720 प्लस 330, यानी कि बच्चों मेरा ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया? 0 हो गया। क्या आ रहा है? 0। चेक कीजिए बच्चों ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि मेरा कैश नेट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या हो गया? 0। अब बच्चों मेरा ओपनिंग कितना था? 70 एंड 43। 70 ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट था और ओपनिंग कैश कितना था बच्चों? 43। तो यानी कि 70 प्लस 43 किया तो क्लोजिंग, ये जो क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट है बच्चों वो आपको मिला 1,13,000। कितना मिला? 1,13,000। ठीक है, ये 1,13,000 आपको मिला। अब बच्चों आपका क्वेश्चन में जो क्लोजिंग कैश एंड करंट इन्वेस्टमेंट दिया है वो 1,13,000 होना चाहिए। चेक करें बच्चों। यस। अब यहाँ पे देखो, मैं जैसा बोलूं वैसा कीजिए। आपका क्लोजिंग कैश 73 है। यस। और ये 40 है। यस। 70 प्लस 40, 73 प्लस 40 चेक कीजिए तो 1,13,000 हो गया। 73 प्लस 40 1,13,000। ये भी कितना आ गया बच्चों? 1,13,000, यानी कि आपका क्वेश्चन राइट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन राइट है कि रॉन्ग है। तो बच्चों अपना क्वेश्चन यहाँ पे राइट है। ए प्लस बी प्लस 0 आया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग 0 आया, लेकिन बच्चों मेरे पास ओपनिंग कैश 43 था और करंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग कितना था? 70। इन दोनों का टोटल किया तो 1,13,000 आया। ये 1,13,000 बच्चों मेरा क्या है? ये ग्रीन, यानी कि 73 प्लस 40 के साथ मैच हो गया, तो मेरा क्वेश्चन राइट। डन। तो बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है।